नमस्कार, मेरा नाम है नील और दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र की ये नीतिगत कोशिश रही है कि वो वैश्विक आतंकवाद के प्रसार को सीमित करे और आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें करारा जवाब दे। भारत भी इसके लिए प्रयास करता रहा है कि वो आतंकवाद के सूत्रधारों को संयुक्त राष्ट्र में ब्लैकलिस्ट कर भय मुक्त दुनिया की स्थापना में अपना योगदान दे। लेकिन भयमुक्त दुनिया का सपना सभी देशों के समर्थन के बिना संभव नहीं है। ऐसे कई देश हैं जो आतंकवाद के पनाहगार बने बैठे हैं। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में ऐसे देशों पर बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दफा कहा था कि आतंकवाद को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में बिना सोचे समझे किसी प्रस्ताव को रोके रखना बेबुनियाद है। जो देश ऐसा करते हैं वे गलत हैं। ऐसे देश दुनिया में अपनी साख खो देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे किस देश की तरफ इशारा करके ये कहा गया होगा विदेश मंत्री द्वारा। असल में उन्होंने चीन को लेकर ये सारी बातें कही हैं। बात यह है कि आतंकवादी चरमपंथी संगठनों और उनके नेताओं पर संयुक्त राष्ट्र के जरिए प्रतिबंध लगाने के भारत के प्रयास में चीन बार बार बाधा डालता रहता है। ऐसा ही अड़ंगा उसने हाल ही में चरमपंथी शाहिद महमूद और तलहा सईद को लेकर लगाया। असल में भारत और अमेरिका ने इन दोनों आतंकवादियों को यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 सूची में वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी। ऐसे में सवाल है कि ऐसा करने के पीछे आखिर चीन की मंशा क्या है। इसका जवाब तलाशने के लिए पहले 1267 समिति के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक अहम अंग के रूप में इस समिति को 1999 में गठित किया गया था। ये समिति संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को इसके कंसोलिडेटेड लिस्ट में अल-कायदा और आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादियों और आतंकी समूहों के नाम शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमति देती है। इस समिति के गठन के बाद ही अल-कायदा और तालिबान को टेररिस्ट बॉडी के रूप में नामित किया गया था। इस कमेटी में यूएनएससी के सभी स्थायी और गैर स्थायी सदस्य शामिल हैं। इसका मकसद आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये समिति आखिर काम कैसे करती है। दरअसल कोई भी सदस्य देश आतंकवाद से संबंधित किसी व्यक्ति, समूह अथवा संस्था को यूएनएससी की 1267 सूची में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव पारित कर सकता है। सूची में किसको शामिल किया जाना है और किसको नहीं, इसका निर्णय आम सहमति से लिया जाता है। इसके लिए प्रस्ताव सभी सदस्यों के पास भेजा जाता है। यदि कोई सदस्य 4 कार्य दिवस के भीतर प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताता है तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि कोई भी सदस्य प्रस्ताव पर टेक्निकल रोक या टेक्निकल होल्ड लगा सकता है। इस तरह का मामला फिर लंबित सूची या पेंडिंग लिस्ट में चले जाता है और इस लिस्ट में तब तक बना रह सकता है जब तक सदस्य या तो होल्ड को आपत्ति में नहीं बदल देते या फिर होल्ड को समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर हटा नहीं देते। लंबित मामले 6 महीने के भीतर हल हो जाने चाहिए। मामले पर जिन सदस्यों ने होल्ड लगाया हुआ है वे अतिरिक्त 3 महीने की मांग कर सकते हैं और यदि इस अवधि के अंत तक भी कोई आपत्ति नहीं आती तो मामले को स्वीकृति मिल जाती है। यहां तक हमने जाना कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादियों की 1267 सूची में किसी व्यक्ति, समूह या संस्था को कैसे सूचीबद्ध किया जाता है। अब वापस आते हैं चीन पर। बीते 4-5 महीने से भारत और अमेरिका ने 5 चरमपंथियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव पेश किया, लेकिन चीन इन प्रयासों पर हमेशा से अड़ंगा लगाता रहा है। इस माह जिन 2 आतंकवादियों को चीन ने यूएनएससी में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचाया है, उनमें से एक मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद है। तलहा सईद लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख सरगनों में से भी एक है। दूसरा आतंकवादी शाहिद महमूद लश्कर-ए-तैयबा के कुछ पुराने सरगनों में से एक है। अमेरिकी वित्त विभाग ने साल 2016 में ही इसे और एक अन्य लीडर मोहम्मद सरवर को आतंकवादी घोषित कर दिया था। इससे पहले जून माह में चीन ने अब्दुल रहमान मक्की पर भारत और अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने की कोशिश पर
पानी फेर दिया था। अगस्त माह में दोनों देशों ने जैश ए मोहम्मद के वरिष्ठ सरगना अब्दुल रऊफ अजहर पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी। इस पर भी चीन ने अड़ंगा लगाया। और तो और सितंबर माह में चीन ने 26/11 हमलों के अभियुक्त साजिद मीर पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास पर भी रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि इन सभी आतंकियों पर बीते 2 दशक में लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद द्वारा अंजाम दिए गए हमलों जैसे कि IC-814 विमान अपहरण, भारतीय संसद पर हमले और मुंबई हमले से लेकर पठानकोट, उरी और पुलवामा हमले तक में शामिल होने के आरोप दर्ज हैं। इन सब के बावजूद भारत और अमेरिका के प्रयासों पर चीन अड़ियल रवैया अख्तियार करता रहता है। इसकी बड़ी वजह उसका पाकिस्तान प्रेम है। गौरतलब है कि बीते कुछ दशकों से जहां एक तरफ चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ ही भारत के रिश्तों में तलखी बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के कूटनीतिक रिश्ते लगातार नजदीक आ रहे हैं। चीन ने कई वैश्विक मंचों से यह जताया है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जब जब उससे लिस्टिंग को रोकने का कारण पूछा जाता है, तो वो आतंकवादियों और आतंकी समूहों के बारे में अपर्याप्त जानकारी होने का दावा कर पल्ला झाड़ लेता है। इसकी इन्हीं हरकतों ने भारत को ये तक कहने पर मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चीन ये गतिरोध पैदा कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत के पास इससे निपटने के लिए कोई विकल्प है? 2008 के मुंबई हमलों के बाद से सीमा पार आतंकवाद का खात्मा करने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अलग अलग तरीके अपनाए। UNSC की आतंकवादियों की 1267 सूची ऐसा ही एक तरीका है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में सैकड़ों आतंकियों और आतंकी संगठनों के अड्डे हैं जो भारत के लिए खतरा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में पाकिस्तान का भी दायित्व बनता है कि वो सभी नामित संस्थाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास करे, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। उल्टा उनका पनाहगार बना बैठा है। आतंकवादियों और इससे जुड़े संगठनों को धन, हथियार आदि मुहैया कराए जाते हैं। ऐसी हालत में भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को आतंकवादियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने के अपने प्रयास को तब तक रोक देना चाहिए तब तक जब तक चीन अपने रुख में बदलाव नहीं लाता? भारत को ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे चीन की परवाह किए बिना आतंकवाद से जुड़ा प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पेश करते रहना चाहिए। इससे होगा ये कि UNSC का स्थायी सदस्य होने के नाते चीन द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग करने वाली बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित हो पाएगी। इसके अलावा भारत के पास एक और विकल्प है। क्या है वो विकल्प? दरअसल भारत और अमेरिका ने आतंकवादियों की मोस्ट वांटेड नाम से एक अलग सूची बनाई है। इस सूची में ऐसे आतंकवादियों का दस्तावेजीकरण है जिन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की जरूरत होती है। इसके लिए भारत को अन्य देशों के साथ साथ चीन के साथ भी अपनी राजनयिक वार्ताएं बढ़ानी चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग देने के क्रम में चीन पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि ऐसा करना मुश्किल नहीं है। इससे पहले 2012 से लेकर 2015 तक और फिर 2018 से लेकर अब तक FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करने के लिए चीन को राजी किया गया था। हालांकि ताजा खबरों के मुताबिक पाकिस्तान अब इस लिस्ट से बाहर हो गया है। इसके अलावा 2019 में अपने अड़ियल रवैये के बावजूद कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की सूची में शामिल करने के लिए भी चीन को तैयार कर लिया गया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अपने घिसे पिटे पुराने रवैये को किनारे रख आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में चीन कब दुनिया का साथ देगा। आज की स्टोरी में बस इतना ही। अब नोट करते हैं आज के मुद्दे पर आधारित सवाल है UNSC की 1267 सूची में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बताइए कि आतंकवादियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने के क्रम में चीनी अड़चन का सामना करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। नमस्कार।